हेलो एंड वेलकम टू होप तो शांति यादव। दिस इज इंडियन इकोनॉमी फुल कोर्स। तो पूरा कोर्स करा रहे हैं हम इंडियन इकोनॉमी का। आज यूनिट 2 लेक्चर नंबर 5 है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस हम पढ़ रहे हैं, जिसका लेक्चर 5 है आज। तो नोटबुक और पेन के साथ तैयार हैं या नहीं, आप लिख लीजिए नोटबुक में यूनिट 2 लेक्चर 5। सब हेडिंग डालिए बैंकिंग एंड फाइनेंस और उसके नीचे लिखिए मनी मार्केट। ठीक है, तो आइए करते हैं लेक्चर 5। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत ही आराम से समझिएगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स हैं, बहुत आराम से समझेंगे और सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे बेसल नॉर्म्स के बारे में। बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 तीनों हम कंप्लीट करेंगे। टेंशन मत लीजिएगा, कोर्स को डिटेल्ड वे में पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंसिव वे में पढ़ना है, भागना नहीं है हमें। ठीक है, तो हमारा मुद्दा है आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन बेसल नॉर्म्स के पढ़ने से पहले आज हम पढ़ेंगे रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स, डेट रीस्ट्रक्चरिंग जिसे बोलते हैं। आपको मैंने पिछली क्लास में एनपीए पढ़ाया है, स्टैंडर्ड असेट पढ़ाया है, सब स्टैंडर्ड असेट पढ़ाया है, डाउटफुल असेट पढ़ाया है, स्ट्रेस्ड असेट पढ़ाया है, लॉस असेट पढ़ाया है, और मैंने वहीं पर आपको रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स भी पढ़ाया है। आपने पढ़ा है या नहीं? अगर लेक्चर नंबर 4 अटेंड नहीं किया तो लेक्चर 5 समझ में नहीं आएगा। तो जाइए उसको जरूर कंप्लीट कीजिए अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स ये इंपॉर्टेंट क्यों है अभी इस समय करंट पर्सपेक्टिव में? क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन मैंने आपको पढ़ाया। आइए इसके रिगार्डिंग जो करंट अफेयर्स आए हैं उनको यहीं पर इंटरवीव कर लेते हैं, इंटरकनेक्ट कर लिया जाए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव हो जाए। तो आरबीआई ने क्या किया था, एक कमिटी का गठन किया था जिसको बोलते हैं रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क फॉर बैंक लोन्स विच वर स्ट्रेस्ड ऑन द अकाउंट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। तो कोविड-19 की वजह से जो बैंक के लोन थे वो स्ट्रेस्ड हो गए थे। इसके लिए आरबीआई ने एक रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क बनाने की बात की थी ताकि उनको वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स किया जा सके। कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रहा, अभी आगे समझ में आएगा। उसके लिए आरबीआई ने क्या किया था, एक कमेटी का गठन किया था जिसे हम केवी कामत कमेटी कहते हैं। उसने कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं। अब वो रिकमेंडेशन, उनकी रिपोर्ट आई है तो हम पूरी रिपोर्ट पढ़ेंगे। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन समझ में आया है नहीं? आपको पिछली क्लास में ये तो समझ में आया होगा कि रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स क्या है। ये मेरा चैनल है होप तो शांत है। तो अगर वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर कीजिएगा ताकि जिनको जरूरत हो वहां तक ये पहुंच सके। और अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। टेलीग्राम से जरूर कनेक्ट होइए क्योंकि यहाँ पर हमने क्विज स्टार्ट की है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम खुद बनाते हैं। आप इनको लगाकर एकदम चैंपियन हो जाएंगे। तो ये रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स क्या है, देखिए। पहले आरबीआई ने एक अनाउंस किया था रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क फॉर कोविड-19 रिलेटेड स्ट्रेस एज वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम फॉर लेंडर। आपको रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स पता है। इसके लिए क्या होता है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स, पहले समझ ही लेते हैं वरना आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया था। एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। तो मैंने आपको रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स में बताया था कि, लेट मी चेंज द कलर। हाँ, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स में मैंने बताया था कि अगर कोई व्यक्ति ने लोन लिया है मान लीजिए एसबीआई से, और उसने मान लीजिए कि इंस्टॉलमेंट पे करनी है, उसको ईएमआई पे करनी है। मैंने आपको बताया था ईएमआई पे करता है मंथली इंस्टॉलमेंट। मान लीजिए अप्रैल की इंस्टॉलमेंट पे कर दी, मई की पे कर दी, जून की पे कर दी, लेकिन जुलाई की इंस्टॉलमेंट, चलिए जुलाई की भी पे कर दी, लेकिन अगस्त की इंस्टॉलमेंट वो पे नहीं कर पाया। तो जुलाई की पे कर दी, अगस्त की पे नहीं कर पाया। जहां पर अगस्त की पे नहीं किया तो बैंक ने उसको नोटिस भेजा कि सर आपने ये अगस्त की इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं भरी। तो इस व्यक्ति ने कहा कि सर मेरा फाइनेंशियल अभी इतना पैसा आ नहीं रहा है, तो जो मैं कर रहा हूं उसकी वजह से अभी उतना पैसा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहा हूं ताकि आपकी ईएमआई भर सको, इसलिए अगस्त में मैं पे नहीं कर पाया। तो बैंक ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन सर आप पे कैसे करेंगे? तो वो बोलता है कि सितंबर आएगा सर, सितंबर में जो डेट है सितंबर की भी मैं पे कर दूंगा ईएमआई और अगस्त की भी ईएमआई पे कर दूंगा। मैं सितंबर में अगस्त सितंबर दोनों की ईएमआई पे कर दूंगा। ठीक है, तो अगस्त में उसने देना बंद कर दिया, अगस्त की नहीं दिया, सितंबर में देने की बात की कि अगस्त सितंबर दोनों की पे कर दूंगा। सितंबर जब आया तो भाई साहब ने कहा कि मेरे पास इतने पैसे है ही नहीं कि मैं सितंबर और अगस्त की ईएमआई दोनों पे कर सकूं, लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं इन दोनों में जो इंटरेस्ट है, ईएमआई में जो इंटरेस्ट पेमेंट वाला पार्ट है वो मैं इन दोनों मंथ का पे कर सकता हूं, पर प्रिंसिपल अमाउंट अभी पे नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो बैंक ने कहा ओके सर आपके पास अभी पैसे नहीं है, आप फाइनेंशियली बैंकरप्ट चल रहे हैं किसी भी वजह से, तो चलिए ठीक है आप अभी इंटरेस्ट पे कर दीजिए, अगले महीने आप पेमेंट प्रिंसिपल के साथ तीनों मंथ का, यानी अक्टूबर में
तीनों मंथ का प्रिंसिपल भी दे दीजिएगा और अक्टूबर का इंटरेस्ट भी पे कर दीजिएगा, तो अक्टूबर में पे कर दीजिएगा आप सारा कुछ। तो उसने कहा ठीक है। लेकिन जब अक्टूबर आया तो हालत इतनी ठीक नहीं थी उसकी, इतनी हालत खराब थी कि वो प्रिंसिपल इंटरेस्ट कुछ भी देने से मना कर दिया कि सर मैं कुछ दे ही नहीं पाऊंगा। यानी वो कह रहा है कि बैंक से कि अब मैं कुछ दे ही नहीं पाऊंगा, मेरे पास कुछ पैसे ही नहीं है, ना ही इंटरेस्ट पे करने के ना ही प्रिंसिपल पे करने के। यानी इस डे से जब उसने इंटरेस्ट या पेमेंट देना बंद किया था अगस्त से, 90 दिन का टाइम पीरियड निकल चुका है और उसने मना कर दिया है कि मैं कुछ भी पे नहीं कर पाऊंगा। तो उस असेट को बैंक क्या घोषित कर देगा? नॉन परफॉर्मिंग असेट। ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि उनके असेट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं इसलिए नॉन परफॉर्मिंग असेट। इतना क्लियर था आपको? चलिए, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे एक केस और बताया था, याद है या नहीं? अगर ये व्यक्ति अक्टूबर में ये नहीं कहता है कि मैं आपका पे ही नहीं कर पाऊंगा, अगर वो कहता है कि बैंक जी आपने जो मुझको लोन दिया था, मान लीजिए 10 करोड़ का लोन दिया था 9% पर 2 साल के लिए, तो मैं इस क्राइटेरिया पे आपका मैं लोन वापस नहीं कर पाऊंगा, रीपे नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर आप इस 9% को अगर 6% कर दें, तब मैं हो सकता है आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पे कर दूं। या आप ऐसा करिए, ये 2 साल का टाइम पीरियड बढ़ाकर 5 साल कर दीजिए, तो हो सकता है मैं आपका पूरा पे कर दूं। लेकिन ये बैंक से कहना क्या चाह रहा है, ये व्यक्ति क्या कह रहा है बैंक से कि आप ये जो बैंक ने जो लोन की स्ट्रक्चरिंग की है, स्ट्रक्चर मतलब क्या स्ट्रक्चर, कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना, इंटरेस्ट कितना देना है, कितने साल के लिए, ये स्ट्रक्चर है लोन का, इसको आप रीस्ट्रक्चर कर दीजिए। कैसे रीस्ट्रक्चर कर दीजिए? या तो आप इंटरेस्ट पेमेंट, जो इंटरेस्ट पे करना है उसका परसेंट रेट कर दीजिए, इंटरेस्ट रेट कम कर दीजिए, या तो ईयर जो जितने सालों में रीपेमेंट करना है रीपेमेंट ईयर बढ़ा दीजिए। तो ऐसा कुछ करके रीस्ट्रक्चरिंग कर दीजिए इस लोन की, ताकि मैं आराम से उसको पे कर सकूं। अगर बैंक इस चीज पर मान जाता है कि चलिए ठीक है हम आपकी रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स कर देते हैं, तो उस असेट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स या डेट रीस्ट्रक्चरिंग। इतना क्लियर है या नहीं? तो दो केस है यहां पर। अगर 90 दिनों के बाद डिफॉल्ट कर जाता है, 90 दिनों तक उसने इंटरेस्ट और प्रिंसिपल में अगर कुछ पे नहीं किया है, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगर उसने कहा कि चलिए सर आप इस लोन को रीस्ट्रक्चर कर दीजिए, थोड़े टर्म्स एंड कंडीशन बदल दीजिए, तब जो चीज होगी उसे बोलेंगे रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स। तो कोविड-19 पैंडेमिक के समय और लॉकडाउन के समय ऐसी मार पड़ी बिजनेसेस को कि उनको प्रॉफिट उतना हो ही नहीं रहा था कि बैंक से जो लोन लिए हैं वो रिटर्न कर सकें। तो आरबीआई ने उनके लिए क्या कहा कि हम एक रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क लाएंगे, ताकि जो कोविड-19 रिलेटेड स्ट्रेस क्रिएट हुए हैं उनको हम रिजॉल्व कर सकें। यानी अगर कोविड-19 की वजह से जो स्ट्रेस क्रिएट हुआ है उसको हम रिजॉल्व कर सकें, इसका हम फ्रेमवर्क लाएंगे। और वो कैसा होगा? वन टाइम, एक टाइम रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम होगी फॉर लेंडर्स। समझ रहे हैं इस बात को? तो न्यूज में क्या आया है कि आरबीआई ने जो रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क बनाया था कोविड-19 रिलेटेड स्ट्रेस को एज अ वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम फॉर लेंडर्स, इस काम के लिए आरबीआई ने एक कमेटी का गठन किया था, एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी जिसका नाम है केवी कामत कमेटी। इस कमेटी की अब रिकमेंडेशंस आ चुकी हैं, तो अब ये जानना हमें जरूरी है कि रिकमेंडेशन है क्या, तभी ये उठाकर लाया हूं मैं आपके लिए। समझ रहे हैं इस बात को? तो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स आपको क्लियर है, और ये करना क्यों जरूरी है? ताकि जो आपका वो बैंक का जो लोन है, असेट है, वो नॉन परफॉर्मिंग असेट ना हो जाए। तो कुछ रिजॉल्व कर लेते हैं कि चलिए थोड़े कम टर्म्स एंड कंडीशन पे मान जाएंगे, पर वो पैसा कम से कम वापस तो आ जाएगा, है ना? तो उसके लिए केवी कामत कमेटी बनाई। केवी कामत कमेटी ने क्यों बनाई? ताकि देखिए डिफरेंट टाइप्स की कंपनीज है, अगर डिफरेंट टाइप्स की कंपनीज है तो उन पे जो इंपैक्ट हुआ होगा वो डिफरेंट हुआ होगा। अगर इंपैक्ट डिफरेंट है तो सबकी स्ट्रक्चरिंग, रीस्ट्रक्चरिंग जो लोन का है वो डिफरेंट होना चाहिए। समझ रहे हैं इस बात को? जिनकी रीपे करने की कैपेबिलिटी ज्यादा है उनका रीस्ट्रक्चरिंग में अगर इंटरेस्ट रेट कम करना है तो 9% से 8% कर दीजिए। अगर जिनको ज्यादा मार पड़ी है, सीवियर मार पड़ी है, तो उनको 9% से 6% कर दीजिए। कहने का मतलब कैसे रीस्ट्रक्चरिंग करनी है ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए एक केवी कामत कमेटी बनाई गई थी। समझ रहे हैं? उसने रिकमेंडेशन दिया है कि सर ऐसा कीजिए, हर एक कंपनी के कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स होते हैं, इन फाइनेंशियल पैरामीटर्स को अगर हम जान लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कंपनी की रीपे करने की कैपेबिलिटी कितनी है, और उसी हिसाब से हम क्या करेंगे? रेजोल्यूशंस प्लान बनाएंगे रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स के लिए। ठीक है? और हर एक सेक्टर का अलग बेंचमार्क सेट करेंगे। क्यों? क्योंकि हर एक सेक्टर में अलग तरह से मार पड़ी होगी, तो उसके हिसाब से अलग तरह का हम बात करेंगे कि अलग तरीके का हम रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स करेंगे। तो ये कामत कमेटी ने ये रिपोर्ट अब दी है कि कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं। क्या फाइनेंशियल पैरामीटर है आइए देखते हैं।
देखिए तीन तरह के पैरामीटर हैं, एक सॉल्वेंसी पैरामीटर है, सॉल्वेंसी रेशियो देखेंगे कंपनीज का, लिक्विडिटी रेशियो देखेंगे एंड कवरेज रेशियो देखेंगे। इससे हमें यह पता चल पाएगा कि वो उनकी रीपे करने की कैपेबिलिटी कितनी है और उसी हिसाब से हम अपने रेजोल्यूशन प्लान्स बनाएंगे। देखिए एक बात तो आपको मानना पड़ेगा, कोविड ने मार तो बहुत बहुत ज्यादा मारी है, बिजनेसेस को ठप कर दिया। लॉकडाउन में तो एकदम वो निगेटिव में भी चले गए थे, उनकी ग्रोथ रेट निगेटिव भी हो गई थी। तो अगर उन्होंने लोन लिया है, अगर कोई भी बिजनेस लोन लेता है, अगर उसने लोन में रीपे अगर उसको 10 रुपए करना है पर मंथ, अगर उसको 10 रुपए पे करना है तो उसको 60-70 रुपए प्रॉफिट कमाना होगा, जिस पर्पज से उसने लोन लिया। देखिए घर में रखने के लिए तो लोन नहीं लेते लोग, बिजनेस वाले बिजनेसमैन लोन लेते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। तो वो कहते हैं कि अगर मैं 60-70 रुपए का प्रॉफिट जनरेट करूंगा तो 10 रुपए की ईएमआई भर दूंगा, कम से कम 50-60 रुपए तो मेरे पास ही रहेंगे एज अ प्रॉफिट। इसलिए लोग लोन लेते हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। लेकिन कोविड-19 के समय ये जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट इतना हो ही नहीं पाया और निगेटिव भी हो गया प्रॉफिट। उसकी वजह से ये जो 10 रुपए का लोन ईएमआई पे करनी थी वो पे ही नहीं कर पाए वो लोग। अब पे नहीं कर पाए तो बैंक के जो एनपीए हो जाएंगे, जो असेट होंगे वो नॉन परफॉर्मिंग असेट हो जाएंगे अगर 90 दिनों तक पे नहीं किया। लेकिन आरबीआई ने कहा कि ऐसा कीजिए, हम ये जो कोविड-19 की वजह से जो इंपैक्ट पड़ा है हम इसको रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स कर देंगे टर्म्स एंड कंडीशन देखकर, लेकिन हम इसको एनपीए अभी घोषित नहीं करेंगे। इसके लिए कमेटी बनाई थी केवी कामत कमेटी, उसने कहा कुछ फाइनेंशियल फैक्टर्स का हम ध्यान रखेंगे, उन फाइनेंशियल पैरामीटर को फैक्टर करेंगे रेजोल्यूशन प्लान में कि कौन सी कंपनी को कितना रीपे करना है, कैसे रीस्ट्रक्चरिंग करनी है लोन्स की। ये क्लियर है या नहीं आपको? ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो कुछ रेशियो हैं, फाइनेंशियल रेशियोज हैं, ये रेशियोज बताएंगे कंपनी की कैपेबिलिटी कितनी है उसको रीपे करने की जो लोन उन्होंने लिया है। ठीक है, देखिए एक चीज समझिए, हम केवी कामत कमेटी ने कहा कि हम क्या करेंगे, पहले कंपनी को डिसाइड करेंगे वो कौन सी कैटेगरी में, कौन सी कैटेगरी में है। इसका ये मतलब है सर कि उनको मार कैसी पड़ी है। एक मिनट, लेट मी शो। उनको मार कैसी पड़ी है। मान लीजिए किसी कंपनी को माइल्ड इंपैक्ट हुआ है उसके ऊपर, तो तीन तरह की बकेट बनाएंगे। एक माइल्ड बकेट बनाएंगे जिसमें वो कंपनीज रखेंगे जिनके ऊपर माइल्ड इंपैक्ट हुआ है कोविड-19 का। जिनके ऊपर मॉडरेट इंपैक्ट हुआ है उनके लिए मॉडरेट वाली बकेट होगी, और जिनके ऊपर सीवियर इंपैक्ट हुआ है कोविड-19 का उनके लिए सीवियर बकेट होगी। तो कंपनीज को कैटेगराइज कर देंगे तीन में, इंपैक्ट के अनुसार कि कोविड-19 का इंपैक्ट किस पर कितना पड़ा है उसके अनुसार हम करेंगे। तो माइल्ड किसके ऊपर है, मॉडरेट किसके ऊपर है, सीवियर किसके ऊपर है, ऐसे हमने कंपनी को स्ट्रेटिफाइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए अभी तक बैंक ने जितने भी लोन दिए उसका 70% लोन जो है उनका वो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है या बैड लोन्स हैं। और इस 70% में कोविड-19 के पहले बैंक का 45% ऑफ द लोन पहले ही ऐसे था, लेकिन कोविड की वजह से 30% और बढ़ गया है। तो मार तो काफी मारी है बैंक कोविड-19 ने। 30% बैंक का जो लोन था वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनने की कैटेगरी में आ चुका है। तो 70 लगभग जो बैंक का 70% लोन है वो अभी बैड लोन्स की कैटेगरी में। कहने का मतलब ये है कि कोविड-19 में मार तो बहुत मारी है, और केवी कामत कमेटी कह रही है कि हम इसको एनपीए ना बनने दें, हम इसको कुछ रिस्ट्रक्चरिंग कर दें लोन्स की। तो उन्होंने कुछ फाइनेंशियल रेशियोज बताए जैसे कि सॉल्वेंसी रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियो एंड कवरेज रेशियो। आइए वन बाय वन इन रेशियोज को देख लेते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है? देखिए सॉल्वेंसी रेशियो आपको समझना है तो आप ऐसे समझिए कि बैंक ने कंपनी की बात करें, कंपनीज के पैरामीटर्स की बात करें, उनकी पैरामीटर सॉल्वेंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, कवरेज रेशियो देख रहे हैं, उनका देख रहे हैं कंपनी का कि उनकी रीपे करने की कैपेबिलिटी कितनी है। तो सॉल्वेंसी रेशियो ये बताएगा कि कंपनी ने जो लॉन्ग टर्म्स लोन लिए हैं, लॉन्ग टर्म्स जो लोन लिए हैं, डेट लिए हैं, उनको रीपे करने की कैपेबिलिटी कितनी है कंपनी के पास, वो रेशियो बताएगा सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि डेट टू इक्विटी रेशियो, यानी कंपनी के पास जो इक्विटी शेयर्स, कितनी इक्विटी है। और मान लीजिए मेरे पास, इसको ऐसे समझिए, मेरे पास 5 करोड़ रुपए का घर है और मैंने बैंक से लोन लिया 1 करोड़ रुपए का, समझ रहे हैं? तो मेरी रीपे करने की कैपेबिलिटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि 5 करोड़ का घर है, अगर मेरे पास रीपे नहीं कर पाया तो 5 करोड़ का घर बेच के मैं आराम से 1 करोड़ रुपए चुका सकता हूं। कहने का मतलब जो कंपनी के पास जो इक्विटी है अगर वो ज्यादा है, इक्विटी टू डेट रेशियो कम है, यानी डेट आपने कम लिया है इक्विटी के अनुसार अगर देखें, तो आपकी रीपे करने की कैपेबिलिटी ज्यादा है। समझ रहे हैं इस बात को? तो डेट टू इक्विटी रेशियो क्या बताएगा? रीपे करने की कैपेबिलिटी बताएगा। और एक रेशियो हो सकता है जैसे कि आपका टोटल असेट आपके पास कितने हैं, टोटल असेट कितने हैं डिवाइडेड बाय आपने डेट कितने रुपीस का लिया है। लॉन्ग टर्म डेट की बात हो रही है यहाँ पर,
तो आपने कितना लोन लिया है लॉन्ग टर्म, आपके पास असेट कितने हैं। अगर ये रेशियो हमको पता चल जाए तो ये पता चल जाएगा कि सॉल्वेंसी रेशियो पता चल जाएगा, तो ये पता चल जाएगा कि कंपनी की रीपे करने की कैपेबिलिटी कितनी है। समझ आ रही चीजें। एक होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, आईसीआर। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, देखिए कंपनी ने जो लोन लिया, अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो समझ जाएंगे तो ये भी समझ जाएंगे सॉल्वेंसी रेशियो, ये सारे सॉल्वेंसी रेशियो हो जाए, डेट टू इक्विटी रेशियो हो गया, टोटल असेट टू डेट रेशियो हो गया, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये सारे सॉल्वेंसी रेशियोज हैं, क्योंकि ये यही बता रहे हैं कि रीपे करने की कैपेबिलिटी कितनी है कंपनी की जब उन्होंने लॉन्ग टर्म्स फाइनेंशियल डेट लिया है। समझ रहे हैं इस बात को। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है, मान लीजिए कोई भी बिजनेसमैन लोन लिया बैंक से और 10 रुपए की ईएमआई पे करनी हर मंथ, लेकिन उसने लोन इसी पर्पस के लिए लिया था कि उसको 60 रुपए का अगर मुनाफा होगा प्रॉफिट, तो उस प्रॉफिट में अगर मंथली 60 रुपए का प्रॉफिट है तो 10 रुपए वो लोन की तरह उनका ईएमआई भर देगा और 50 रुपए का प्रॉफिट तब भी उसके पास रहेगा, इसलिए लोग लोन लेते हैं, यानी ये प्रॉफिट है। देखिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है प्रॉफिट बिफोर, पहले अगर किसी का इंटरेस्ट पे नहीं किया आपने, टैक्स पे नहीं किया, कुछ आपने डेप्रिसिएशन नहीं भरा, उसके पहले आपका कितना प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय आपको इंटरेस्ट कितना पे करना है, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब है कि आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है ये सब पे किए बिना, और उसमें से आपको इंटरेस्ट कितना पे करना है। अगर ये रेशियो ज्यादा है, समझ रहे हैं, अगर ये रेशियो ज्यादा है तो इसका मतलब कंपनी की रीपे करने की कैपेबिलिटी ज्यादा है। तो आईसीआर ज्यादा है तो कंपनी की रीपे करने की कैपेबिलिटी ज्यादा है। लेकिन अगर प्रॉफिट कम हो रहा है, यहाँ पे 20 रुपए प्रॉफिट है, 10 रुपए इंटरेस्ट पे करना है, तो रेशियो हो गया 2, लेकिन 60 रुपए प्रॉफिट है और 10 रुपए पे करना है इंटरेस्ट, तो रेशियो हो गया 6। तो किसमें रीपे करने की कैपेबिलिटी ज्यादा है, जब 20 रुपए कमाएगा तो 10 रुपए देने में ज्यादा दिक्कत वाली बात है, उसके पास कम बचेगा। समझ रहे हैं, तो रेशियो जितना अच्छा होगा आईसीआर, उतनी ज्यादा कैपेबिलिटी होगी कंपनी की लोन को रीपेमेंट करने की। समझ रहे हैं, इन सारे रेशियोज को बोलते हैं हम सॉल्वेंसी रेशियोज। देखिए टोटल डेट टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डिप्रिसिएशन एंड टैक्स, इस सॉल्वेंसी रेशियो से क्या पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म जो हमने डेट लिया है कंपनी ने, उसको रीपे करने की कैपेबिलिटी कितनी है कंपनी के पास, ये सॉल्वेंसी रेशियो बताएगा। ठीक है, लिक्विडिटी रेशियो क्या बताएगा, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस के लिए, अगर शॉर्ट टर्म लोन्स की बात होगी तो उसका रेशियो बताएगा लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, और अगर आपका कवरेज रेशियो क्या है, देखिए कवरेज रेशियो ये है कि आपके पास कैश का कितना फ्लो आ रहा है ताकि आप दो तरह की सर्विस पे कर सकें। जब भी आप लोन लेते हैं तो आपको दो सर्विस पे करनी पड़ती है, एक इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, एक प्रिंसिपल अमाउंट पे करना पड़ता है। ये दो तरह की सर्विस है, इसलिए इसको बोला डेट सर्विस कवरेज रेशियो। दो तरह की सर्विस पे करने के लिए आपके पास कितना कैश का फ्लो हो रहा है, इसको बोलते हैं कवरेज रेशियो। तो अगर हमको 3 रेशियो पता है कंपनी के, कामत कमेटी ने कहा कि अगर हम 3 रेशियो निकालेंगे हर एक कंपनी का, एक निकालेंगे लिक्विडिटी रेशियो, एक निकालेंगे सॉल्वेंसी रेशियो और एक निकालेंगे कवरेज रेशियो। इन रेशियो से हमें यह पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी को कितना रीपेमेंट करने की कैपेबिलिटी है, और उसी हिसाब से हम उनके लोन्स की रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे। ये बात समझ आई या नहीं आई, तो ये तीनों रेशियो समझ में आई या नहीं आप कमेंट बॉक्स में लिखिए जरूर। ठीक है, तो केवी कामत कमेटी ने कहा, इसने कैलकुलेट किया और उन्होंने कहा कि हमने 26 सेक्टर आइडेंटिफाई किए हैं। कौन कौन से, जैसे पावर सेक्टर, कंस्ट्रक्शन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, रियल एस्टेट सेक्टर, ये ऐसे 26 सेक्टर हैं जिनकी हम रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स करेंगे और इनके सभी के फाइनेंशियल पैरामीटर्स को देखेंगे, और फाइनेंशियल पैरामीटर को देखते हुए हर एक सेक्टर का अलग तरीके का रीस्ट्रक्चरिंग रेजोल्यूशन प्लान लाएंगे। पूरी न्यूज समझ में आई या नहीं है आपको, हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए समझ आया या नहीं। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स समझ आया, उसके बाद न्यूज क्या है, करंट अफेयर में क्या है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था पर मैंने आपको इजी वे में समझाने की पूरी कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ में आया है। बेसिकली केवी कामत कमेटी यही कह रही है कि हम हर कंपनी का रीपेमेंट करने की जो कैपेबिलिटी है वो देखेंगे 3 रेशियो से। अगर रीपेमेंट करने की कैपेबिलिटी अच्छी है तो हम उनकी उसी अकॉर्डिंग रेजोल्यूशन प्लान लाएंगे रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स को करने के लिए। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई है, तो आज हम बेसल नॉर्म्स की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, बेसल नॉर्म्स, भाई बेसल नॉर्म्स होते क्या हैं, इनकी आने की क्या जरूरत पड़ी, और 1 2 3 तीनों पढ़ेंगे 1 बाय 1 इजी वे में, आराम से एकदम निश्चिंत होकर। पहला आया था 1988 को, दूसरा आया था 2004 को और तीसरा आया था 2010 को। ठीक है,
बैकग्राउंड क्या है, अगर बैकग्राउंड समझ गए आप तो बेसल नॉर्म्स क्यों आया ये समझ जाएंगे। देखिए 1974 में एक जर्मनी का बैंक था जिसको बोलते थे हर्स्टेड बैंक, ये फेल हो गया। जब ये बैंक फेल हो गया, अगर कोई बड़ा बैंक फेल हो जाता है तो समझिए वो बैंक बैंकरप्ट हो गया। बैंकरप्ट हो गया तो बैंकिंग सेक्टर जो है यही पूरे कैपिटलिज्म को संभाल रहा है, क्योंकि रोटेशन ऑफ मनी कौन कर रहा है, बैंक्स। बैंक फेल होते हैं तो इकोनॉमी को बहुत बड़ा धक्का पहुंचता है ना। तो अगर बड़ा बैंक फेल हो गया, हर्स्टेड बैंक ऑफ जर्मनी फेल हो गया, उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ढेर सारा इकोनॉमी में, और इकोनॉमीज आजकल सब इंटरकनेक्टेड है, वर्ल्ड की सारी इकोनॉमीज इंटरकनेक्टेड है। अगर यूएसए में रिसेशन आया है तो इम्पैक्ट इंडिया पर भी बढ़ेगा। ऐसा है कि ज्यादा कम पड़ सकता है पर पड़ेगा जरूर, है ना। तो 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी उसके बारे में हमको जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। कहने का मतलब ये है कि कोई बैंक जब फेल होता है तो उससे जुड़ी जो इकोनॉमी होती है वो भी इंपैक्ट होती है, और उस इकोनॉमी से जुड़ी जितनी कंट्रीज की इकोनॉमी होती है वो सारी इंपैक्ट होती है। तो कहीं पर भी कोई बैंक फेल होगा तो दिक्कत सबको होगी। इसीलिए G10 कंट्रीज, ग्रुप 10 कंट्रीज, लग्जमबर्ग एंड स्पेन, इन सभी ने मिलकर एक स्टैंडिंग कमिटी बनाई अंडर द बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। तो BIS के अंतर्गत इन्होंने एक स्टैंडिंग कमिटी बनाई जिसको हम कहते हैं बेसल कमिटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन। ये कमिटी इसलिए बनाई उन्होंने कि क्या गड़बड़ी हुई उस बैंक में कि वो फेल कर गया, और अगली बार से हमें क्या ध्यान में रखना है, कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है बैंक की, ताकि वो कभी फेल ना कर सके। तो बैंक के लिए क्या क्या और चीजें होनी चाहिए, किस वजह से फेल हो गया था, क्या कॉज है, और हमको आगे कैसे इस चीज को सुधारना है, इसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसको हम बोलते हैं बेसल कमिटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन। समझ आई बात या नहीं। तो इन तीनों ने मिलकर एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई जिसका नाम है बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। बेसल कमेटी क्यों बोला गया इसको, क्योंकि जो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है इसका हेडक्वार्टर है बेसल में, ठीक है, और बेसल में हेडक्वार्टर है, इसीलिए इसका नाम बेसल कमेटी यहीं से आया, ठीक है। इस कमेटी में कौन होंगे, सारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे सेंट्रल बैंक्स के और रेगुलेटरी अथॉरिटी के। तो ये हम पढ़ लेते हैं, वैसे ये हम बाद में भी पढ़ सकते हैं। आरबीआई ने देखिए डायरेक्टिव इशू किए हैं कि इंडियन बैंक्स को बेसल 3 नॉर्म्स फॉलो करने हैं 1 अप्रैल 2013 से, और कंप्लीटली इंप्लीमेंट कर देना है 31 मार्च 2019 तक। ये हम बाद में भी समझ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। पर यहाँ पर बैकग्राउंड ये समझिए कि कोई बड़ा बैंक फेल हो गया, उसकी वजह से 3 लोग मिलकर आए, G10 कंट्रीज, लग्जमबर्ग और स्पेन मिलकर आए, और एक स्टैंडिंग कमेटी का उन्होंने गठन किया अंडर द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के अंदर, जिसे हम बेसल कमेटी कहते हैं, ठीक है। अभी बेसल कमेटी क्या करने वाली है हम ये देखेंगे। 3 मेन फंक्शन है बेसल कमेटी के। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट देखेगा बैंक का, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस होगा, एंड मार्केट डिसिप्लिन रिक्वायरमेंट होगी। ये सब क्या होगा हम धीरे धीरे सब समझ लेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो बेसल नॉर्म 1 1988 में आया था, 2004 में आया था बेसल 2, एंड अभी जो करंटली है 2010 बेसल नॉर्म 3। ये फॉलो कर रहे हैं हम सभी लोग बेसल 3 नॉर्म्स को। तो 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे बेसल 1 क्या है, बेसल 2 क्या है, बेसल 3 है, और तीनों में क्या क्या हमने अपग्रेडेशन किया है हम ये सब पढ़ेंगे। पहले उससे पहले कुछ चीज हम समझेंगे। 3 रेशियो हैं, 3 रेशियो को अगर हम समझ जाएंगे तो बेसल नॉर्म्स जो हैं वो सारा हमें समझ में आ जाएगा। तो एक पहला रेशियो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। 3 रेशियो हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो एंड लेवरेज रेशियो। ये 3 रेशियो हैं। अगर ये 3 रेशियो हमें समझ में आएंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि हम करना क्या चाहते हैं। तो पहला हम समझते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। फॉर्मूला क्या है ये लिखिए अपनी नोटबुक में, नोट डाउन कीजिए फॉर्मूला। टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल प्लस एडिशनल टीयर 1 कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड असेट। इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो परसेंटेज में आ जाए। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो लिखिए टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल प्लस एडिशनल टीयर 1 कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड असेट। क्या होता है हम सब समझेंगे, एकदम एग्जांपल लेंगे, वेरी क्रूड एग्जांपल, आपकी डेली लाइफ से ले लेंगे, कोई बात नहीं। आइए समझते हैं कैपिटल ये है क्या। देखिए बैंक की बैलेंस शीट समझते हैं। बैलेंस शीट ऑफ बैंक, तो बैंक की बैलेंस शीट के बारे में जानते हैं कि बैंक की बैलेंस शीट में होता क्या है, ये समझेंगे, फिर हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो समझेंगे। देखिए मैंने आपको समझाया था कि बैंक की बैलेंस शीट में 2 पार्ट होते हैं, एक होते हैं लाइबिलिटीज और एक होते हैं असेट।
इतना आप पता है। असेट क्या होता है बैंक का, जो बैंक ओन करता है। लाइबिलिटीज क्या है, जो बैंक वो करती है किसी और को। तो असेट है जो बैंक का खुद का है और किसी और का है तो बैंक के लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि बैंक को वापस करना है, ये हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो बैंक की लाइबिलिटीज क्या होंगे, बैंक के साथ जो कैपिटल होगा वो बैंक की लाइबिलिटी है। बैंक के पास जो डिपॉजिट्स होंगे किसी और के, तो बैंक के पास डिपॉजिटर ने अपने पैसे जमा करवाए, उनको वापस करना है बैंक, तो बैंक की लाइबिलिटी है डिपॉजिट्स। बैंक ने जो किसी और बैंक से बोरो किया, तो बोरविंग्स बाय बैंक। तो बोरविंग्स बाय बैंक मतलब अगर एसबीआई ने एचडीएफसी से कुछ पैसा बोरो किया तो वो एचडीएफसी का क्या है, असेट है, लेकिन इस बैंक के लिए क्या है, लाइबिलिटी है, क्योंकि जिस बैंक ने बोरो किया उसको वापस करना है ना, तो लाइबिलिटी है। तो बोरविंग्स बाय बैंक और अदर लाइबिलिटीज, ठीक है। तो लाइबिलिटी साइड में क्या हो सकता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, कैपिटल हो सकते हैं, डिपॉजिट्स हो सकते हैं, बोरविंग्स हो सकती हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। असेट में क्या होगा, ये बोरविंग्स क्या है, बोरविंग्स बाय बैंक, जो बैंक ने बोरो किया किसी और बैंक से, ठीक है। जो बैंक ने किसी और बैंक से बोरो किया है वो बैंक की लाइबिलिटी है वापस करने के लिए, इसलिए लाइबिलिटी साइड में लिखा है। असेट क्या होगा, असेट जैसे कि डिपॉजिट्स विथ आरबीआई, तो आरबीआई के साथ में आप कुछ डिपॉजिट किया है तो वो आपका असेट है, क्योंकि डिपॉजिट है, आरबीआई की लाइबिलिटी बनती है कि उसको वापस करे, है ना। डिपॉजिट्स विथ अदर बैंक, तो आपने अदर किसी एचडीएफसी बैंक ने अपना एफडी बनवाया एसबीआई बैंक में, बनवा सकता है। तो एसबीआई बैंक में जब एफडी बनवाया तो एफडी जो है वो एसबीआई का क्या है, एसबीआई के लिए क्या है, वो एफडी लाइबिलिटी, क्योंकि वापस करना है, लेकिन एचडीएफसी के लिए क्या है, वो असेट है। समझ रहा है ना, ये को रिलेशन का काम है। तो असेट क्या हो सकता है, किसी बैंक का, अगर उस बैंक ने किसी और बैंक में कुछ अपना डिपॉजिट किया है, डिपॉजिट विथ अदर बैंक, ठीक है, तो वो उसका असेट होगा। और असेट क्या हो सकता है, इन्वेस्टमेंट, तो बैंकों ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी और गवर्नमेंट को लोन दिया, एक्चुअली इन्वेस्टमेंट किया ना, लेकिन इन्वेस्टमेंट क्या है, ये बैंक का असेट ही तो है, क्योंकि उसको वापस मिलेगा, है ना। जैसे कि शेयर्स हो गए, लोन्स, ये भी असेट हैं। फिक्स्ड असेट जो होते हैं बैंक के, वो भी असेट हैं। ये सब क्या है, बैंक की असेट साइड है, तो लाइबिलिटी साइड भी होगी, असेट साइड भी होगी। ये सिंप्लीफाइड एकदम बैंक का क्या है, बैलेंस शीट है। तो बैंक की कुछ असेट्स होंगे, कुछ लाइबिलिटी होंगी। इस बैलेंस शीट समझ में आई बात आपको। आइए समझते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में ये टीयर 1 टीयर 2 एडिशनल टीयर 1 कैपिटल है क्या। तो बैंक के पास कुछ कैपिटल है, ठीक है। ऐसा समझते हैं कि बैंक, बैंक से समझते नहीं, हम अपना एग्जांपल लेते हैं कि मुझको एक कंपनी खड़ी करनी है जिसका नाम है, ये लिफ्ट है कंपनी की जिसका नाम है टी वाई कंपनी। ये टी वाई कंपनी खड़ी करने के लिए मेरे पास पैसे एकदम नहीं है और इसको खड़ी करने के लिए मुझे 100 करोड़ रुपए की जरूरत है, ठीक है। अब ये 100 करोड़ रुपए मुझे मार्केट से बोरो करने हैं, ठीक है। कैसे करूंगा मैं, आप जैसे मेरे मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो मेरे क्लास अटेंड कर रहे हैं इस समय। मैंने आप सभी से कहा कि ऐसा कीजिए, आप सभी लोग मुझको 1 करोड़ रुपीस अभी दे दीजिए, और मैं, ताकि मेरे पास पैसे हो जाए, मैं अपनी कंपनी खड़ी कर लूं, ठीक है। लेकिन आप लोग ठहरे चालू लोग, आपने कहा सर 1 करोड़ रुपए हम आपको देंगे, तो मान लीजिए 100 लोगों ने 1 करोड़ दिया तो आपका 100 करोड़ तो आ जाएगा, लेकिन इस 1 करोड़ के बदले आप हमको क्या देंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, ऐसा करेंगे, हम 100 लोग हैं, आप 1 करोड़ रुपीस दे रहे हैं आप हमको, तो ऐसा करेंगे, जो 100 करोड़ की कंपनी होगी उसमें मैं आपको 1% की ओनरशिप दे दूंगा। मतलब जितने रुपए आप देंगे उतने परसेंट की ओनरशिप मैं आपको दे दूंगा उस कंपनी में। तो आप कहेंगे ठीक है सर, कि आपका पैसा है, आपको ओनरशिप मिल रही है उसके बदले, तो आप कहेंगे ठीक है। ऐसे ओनरशिप को बोलते हैं, ऐसी चीजों को बोलते हैं शेयर्स। कैसे शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स का मतलब ये हुआ, दीज आर परमानेंट, ये यहां पर रहने वाले हैं, जब तक कंपनी है तब तक ये शेयर्स यहीं पर रहने वाले हैं। परमानेंट शेयर्स हैं इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स का मतलब मैंने आपको इक्वल राइट्स दे दिए हैं कंपनी में, यानी अब मैं भी ओनर हूं, जितना परसेंट मैंने पैसा लगाया उतने परसेंट का मैं ओनर हूं, जितने परसेंट का आपने पैसा लगाया उतने परसेंट के आप ओनर हैं। यानी उतने परसेंट आपकी शेयर होल्डिंग है, जितना पैसा आपने दिया है, जितना पैसा मैंने लगाया उतने परसेंट की मेरी शेयर होल्डिंग है। तो 100 स्टूडेंट्स की जितनी पैसा उन्होंने देंगे उतने परसेंट की उनकी शेयर होल्डिंग हो जाएगी कंपनी में, उनको ओनरशिप राइट मिल जाएगा, सारे तरीके के वोटिंग राइट्स, सभी तरीके के राइट्स उनको मिल जाएंगे। तो इक्विटी शेयर समझ में आ रहा है आपको, इक्विटी शेयर्स क्या है, कंपनी में ओनरशिप मिली है आपको।
मेरे पास पैसे नहीं थे 100 करोड़ रुपए, मैंने आप सबसे बोरो किया, लेकिन मैंने आप सबसे बोरो करने के बाद उस कंपनी में मैंने आपको ओनरशिप राइट दिए। ऐसे शेयर्स को बोलते हैं इक्विटी शेयर्स। समझ आई बात या नहीं? इक्विटी शेयर अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको अगली चीज मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मार्केट से मैं पैसा आपसे ऐसे भी उठा सकता हूं इक्विटी शेयर्स के रूप में। ये आप समझ गए कि मैं आपसे बोरो करूंगा और आपको ओनरशिप दूंगा। पहला मेथड ये है मार्केट से बोरो करने का। दूसरा मेथड ये हो सकता है मैं आपसे लोन ले लूं। मैं आपसे कहूं ऐसा कीजिए सर, आप मुझे 1 करोड़ रुपए दे दीजिए, मैं आपको 7% का इंटरेस्ट रेट दूंगा और 1 साल में वापस या 10 साल में वापस कर दूंगा। ऐसे भी उठा सकते हैं पैसे। यानी 1 करोड़ का लोन मैंने आपसे लिया, 7% का इंटरेस्ट रेट में पे करूंगा, 10 साल बाद जितना भी रुपए होगा मैं आपको वापस कर दूंगा। ऐसे पेपर मैं आपको दूंगा और आप मुझे पैसा दोगे। इस पेपर को बोलते हैं डिबेंचर। डिबेंचर अ काइंड ऑफ लोन। तो लोन ही है एक्चुअली ये पेपर। पेपर है जिसमें मैं क्या करूंगा, प्रिंसिपल अमाउंट लिखूंगा, इंटरेस्ट रेट लिखूंगा और ईयर, जितने साल मैंने इस लोन के लिए लिया है वो लिखूंगा। इस टाइप के चीजों को बोलते हैं, इस टाइप की बोरविंग्स को बोलते हैं डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स आर काइंड ऑफ लोन। लेकिन इन डिबेंचर के साथ प्रॉब्लम क्या है कि 10 साल बाद मुझको इसका पैसा पूरा वापस करना ही करना है। यानी ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। ये कैसे है? नॉन परमानेंट है। इक्विटी शेयर्स कैसे थे? परमानेंट थे, क्योंकि वो हमेशा रहने वाले हैं। कंपनी जब तक है तब तक आपकी ओनरशिप वहां पर रहने वाले हैं, अनलेस आपने उस शेयर्स को किसी और को बेच दिया तो किसी और के शेयर्स हो जाएंगे, किसी और की ओनरशिप हो जाएगी, पर ओनरशिप रहेगी सबकी। लेकिन डिबेंचर्स जो हैं, 1 करोड़ रुपए अगर मैंने आपको 7% के हिसाब से देखा तो ये पैसा मुझको 10 साल बाद आपको वापस करना ही पड़ेगा। इस तरह के बोलते हैं नॉन परमानेंट कैपिटल। ठीक है, तो मैंने कैपिटल बोरो करो, कैपिटल मतलब पैसे ले रहा हूं मैं आपसे, तो 2 तरीके से ले चुका हूं। इक्विटी शेयर से मैं पैसे ले सकता हूं आपसे और डिबेंचर से भी ले सकता हूं। और तीसरी चीज मैं आपसे ये कह सकता हूं कि अगर आप राजी हो तो 10 साल बाद मैं आपका जितना भी पैसा होगा और उस समय शेयर्स की जितनी भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग मैं इतने पैसे को शेयर्स में चेंज कर दूंगा, यानी डिबेंचर को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दूंगा। तो मैंने भाई साहब आपसे कहा आपका जितना भी पैसा 10 साल बाद होगा, तो अगर आप चाहेंगे तो इन सभी पैसों में जितना भी शेयर्स बन रहा होगा कंपनी का, उस कंपनी के शेयर्स में मैं कन्वर्ट कर दूंगा और आपको पैसे नहीं दूंगा, उनकी ओनरशिप आपको मिल जाएगी डायरेक्ट। यानी पहले आप परमानेंट नहीं थे, नॉन परमानेंट थे, फिर आपको मैं परमानेंट कर दूंगा अगर आप चाहेंगे तो। इस तरह की सिचुएशन को बोलते हैं सेमी परमानेंट। 3 चीजें समझ आई या नहीं है आपको? 3 चीजें समझ में आई? तो पैसे बोरो करने के 3 तरीके हैं। कौन कौन से? पहला तरीका है इक्विटी शेयर्स। आपसे मैं पैसे लूं, आपको ओनरशिप दे दूं। दूसरा तरीका है मैं आपसे लोन लूं, यानी डिबेंचर्स इशू करूं आपको और तब पैसे लूं और आप एक फिक्स पीरियड के बाद आपको मैं पैसे सारे वापस कर दूं। या तीसरा तरीका यह है कि आपने जितना पैसा मुझको डिबेंचर के रूप में दिया है, टाइम पीरियड खत्म होने के बाद, मैच्योरिटी पीरियड के बाद मैं आपके उतने पैसे क्या आपको इक्विटी शेयर्स आपको अलॉट कर दूं। 3 तरीके हैं बोरोइंग, समझ गए? 3 तरीके से बोरो कर सकते हैं। ये टियर 1 कैपिटल क्या है? दिस इज कॉल्ड परमानेंट कैपिटल और इसी को बोलते हैं इक्विटी। इक्विटी इक्विटी कैपिटल या इक्विटी शेयर्स बोल लीजिए आप। ये चीज समझ में आ रही है आपको? तो टियर 1 क्या है? परमानेंट कैपिटल है। टियर 2 क्या है? डिबेंचर्स, यानी नॉन परमानेंट। और एडिशनल टियर 1 क्या है? जब आप डिबेंचर से इक्विटी शेयर कन्वर्ट करा लेंगे तब आपको उस कैपिटल को बोलेंगे हम सेमी परमानेंट। सेमी परमानेंट क्यों? क्योंकि वो पार्शली नॉन परमानेंट है, पार्शली परमानेंट है, तो इसलिए सेमी परमानेंट कैपिटल। टोटल कैपिटल ऑफ द बैंक समझ में आया कि नहीं आया? तो बैंक के पास 3 तरह की कैपिटल हो सकती है। इक्विटी शेयर्स में हो सकता है, नॉन डिबेंचर्स के फॉर्म में वो बैंक से पैसे इशू बोरो कर सकती है पब्लिक से, और सेमी परमानेंट कैपिटल अगर उस डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकती है। ऊपर का लाइन, ये जो रेशियो है उसमें ऊपर की जो चीज है वो समझ आई है नहीं है आपको? टियर 1, टियर 2, एडिशनल टियर 1 क्लियर है नहीं? टियर 1 मतलब परमानेंट कैपिटल, टियर 2 का मतलब नॉन परमानेंट कैपिटल और एडिशनल टियर 1 का मतलब सेमी परमानेंट कैपिटल, क्योंकि डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर में हम कन्वर्ट कर देंगे।
ये रिस्क वेटेड असेट क्या है इनको समझ लेते हैं, है ना। टोटल रिस्क वेटेड असेट क्या है, ऊपर की चीज समझ में आ गई कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में, नीचे की चीज समझ लेते हैं। टोटल रिस्क वेटेड असेट, TRWA जिसे हम कहते हैं, ये क्या है। देखिए जब बैंक आपको लोन देता है तो हर एक लोन जो आपको अमाउंट देता है उसके साथ कुछ सर्टेन रिस्क जरूर एसोसिएट होता है। जैसे कि अगर आपको होम लोन दिया उसके साथ 0% रिस्क है। क्यों? क्योंकि आपने होम लोन दिया, घर बना, अगर आप पैसे रीपे नहीं कर पाए तो आपका घर उठा लिया बैंक ने, तो 0% यहां पर रिस्क है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए बिजनेस लोन दिया, कुछ हो सकता है आपका बिजनेस फेल कर जाए, तो हो सकता है कुछ रिस्क हो, तो मान लीजिए 30% का रिस्क है। मान लीजिए आपको किसी और पर्पस के लिए, आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए लोन दिया, उसमें भी कुछ मान लीजिए 50% का रिस्क है, मे बी आपको जॉब मिली ना मिली, है ना, तो रिस्क है। कहने का मतलब बैंक जितने टाइप्स की लोन्स देती है उसमें कुछ ना कुछ रिस्क जरूर एसोसिएट होता है। मान लीजिए एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि 100 करोड़ रुपीस का बैंक ने टोटल लोन दिया, जिसमें बैंक ने 10 करोड़ रुपए का ऐसा लोन दिया जिसमें रिस्क था 0%, 30 करोड़ का ऐसा लोन दिया जिसमें रिस्क था 30%, और 60 करोड़ का ऐसा लोन दिया जिसमें रिस्क था मान लीजिए 60%। तो टोटल रिस्क वेटेड असेट क्या है, देखिए 10 करोड़ का लोन 0% में, 0/100, प्लस 30 करोड़ का लोन 30% में, प्लस 60 करोड़ का लोन 60% में, डिवाइडेड बाई टोटल, कितना टोटल आपने लोन दिया, 10 करोड़ प्लस 30 करोड़ प्लस 60 करोड़। ये आप क्या निकाल रहे हैं, टोटल रिस्क वेटेड असेट। समझ आ रही बात या नहीं आई? तो 10% में 0 का रिस्क है तो ये तो 0 हो गया, यहां पर 3 3 का 9 यानी 9 आ गया, और यहां पर कितना आएगा 36, 36 प्लस 9 कितना हो गया 45 डिवाइडेड बाई 100, यानी 45% का रिस्क आपने एवरेज रिस्क लिया है। समझ आई बात या नहीं? तो आपने 45% का एवरेज रिस्क लिया है। तो आपने क्या निकाला, हर एक पूरे अपने जितने भी लोन दिए हैं सबका रिस्क वेटेड असेट निकाला है, टोटल रिस्क वेटेड असेट। ये एग्जांपल समझ में आया आपको? तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है कि आपके पास कैपिटल, टोटल कितनी कैपिटल है और आपने टोटल कितना रिस्क लिया है, ये बताइए, तभी कैपिटल एडिक्वेसी निकल के आएगा। अगर ये रेशियो हमको पता चल जाए, मान लीजिए टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2 कैपिटल, एडिशनल टीयर कैपिटल बहुत ज्यादा है और आपने रिस्क कम लिया है, तो बैंक की हेल्थ बहुत अच्छी है। क्योंकि अगर बैंक का वो जो रिस्क वेटेड असेट है, अगर वो लोन वापस नहीं भी आया, किसी तरह से लोगों ने डिफॉल्ट कर दिया पूरे लोन पर, तब भी बैंक के फेलियर के चांसेस कम है, यानी बैंक हेल्दी है। आपका घर है मान लीजिए आपका घर है 5 करोड़ रुपए का, लोन ले रखा है आपने 15 करोड़ रुपए का, तो लोन लेने के बाद अगर आप डिफॉल्ट कर गए तो 5 करोड़ का ही घर तो बैंक वापस ले पाएगी, 10 करोड़ तब भी लॉस में चली जाएगी। समझ रहे हैं इस बात को? ऐसे ही समझिए इस चीज को। तो अगर बैंक की फेल करने की कैपेबिलिटी क्या है, अगर बैंक तब ज्यादा फेल करेगा जब वो बहुत ज्यादा रिस्क लेगा। तो बैंक ने खूब पर्सनल लोन दिए, पर्सनल लोन में 100% का खतरा है। आप ट्रैवल पे जा रहे हैं, आप कुछ हॉलीडे के लिए जा रहे हैं, वहां पर आपने पैसा खर्च कर दिया, अब उसका कुछ प्रॉफिट तो आएगा नहीं आपको, वो तो हॉलीडे पर्पस के लिए, उसमें पूरा रिस्क है कि आप डिफॉल्ट कर सकते हैं, तो उसका 100% काउंट करेंगे। लेकिन अगर होम लोन ले रहे हैं आप, तो होम लोन में 0% रिस्क है। क्यों? क्योंकि आप अगर नहीं रीपे कर पाए तो आपका घर हम वापस छीन लेंगे। तो कहने का मतलब यह है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या बताएगा कि आपने कितना रिस्क लिया है और आपके पास कितना कैपिटल है। तो आपने क्या कैपिटल के अकॉर्डिंग कितना रिस्क लिया है, अगर ये पता चल जाए तो हमें ये पता चल जाएगा कि बैंक की स्टेबिलिटी कैसी है, बैंक की हेल्थ कैसी है, बैंक क्या साउंड है, मतलब क्या सही ढंग से काम कर पाएगा, बैंक फेल तो नहीं होगा। अगर बैंक फेल होगा तो डिपॉजिटर के पैसे डूब जाएंगे। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CAR जिसे हम कहते हैं, वो क्या बताता है, कैपिटल कितनी है आपके पास और आपने रिस्क कितना लिया है, इसको बोलेंगे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। समझ आई बात या नहीं आई?
तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जिसको हम बोलते हैं जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोटेक्ट द बैंक डिपॉजिटर्स बाय प्रमोटिंग स्टेबिलिटी इफिशिएंसी इन द बैंकिंग सिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड। तो यही बताएगा कि बैंक कितना स्ट्रांग है, कितना स्टेबल है। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बैंक की हेल्थ को बताएगा। जैसे हमने सॉल्वेंसी रेशियो देखा था अभी, लिक्विडिटी रेशियो कंपनी की हेल्थ को बता रहा था कि रीपे करने की कैपेबिलिटी कितनी है कंपनी की, ऐसे बैंक के पास डिफॉल्ट, बैंक फेल करने की बैंक की कितनी कैपेबिलिटी है, यानी बैंक के फेल करने के चांसेस कितने हैं। तो ये बताएगा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कि बैंक की हेल्थ कैसी है, स्ट्रांग है या वीक है। ज्यादा रिस्क लेगा तो वीक होगा, कम रिस्क लेगा और कैपिटल ज्यादा है तो वो स्ट्रांग होगा, उसकी हेल्थ अच्छी होगी। तो सिग्निफिकेंस यही है इस कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को काउंट करने का, क्योंकि ये इंश्योर करेगा कि बैंक की स्टेबिलिटी अच्छी रखे, बैंक साउंडनेस यानी बैंक साउंड काम करे, अच्छा काम करे और बैंक की स्ट्रेंथ अच्छी हो। तो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अगर हमको उसकी हेल्थ को जानना है कि वो सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी फेल होने के चांसेस कम है या ज्यादा, तो आप कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, The ratio is given in the terms of total unimpaired capital funds divided by total risk weighted asset. तो total unimpaired capital funds का मतलब है tier 1 plus tier 2 plus additional tier 1, इसी को बोलते हैं total unimpaired capital funds। ठीक है, इसी को बोलते हैं divided by total risk weighted asset। ये हम पढ़ेंगे, ये क्या लिखा है अभी हम पढ़ेंगे। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आपको समझ में आया या नहीं आया, समझ गए या नहीं। आइए नेक्स्ट रेशियो के तरफ बढ़ते हैं, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। ज्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रहे हैं, आराम आराम से पढ़ा रहे हैं ना, आपको समझ में आ रहा है या नहीं। धीमे पढ़ा रहे हैं तो यूट्यूब से आप क्या कीजिएगा, स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो ये क्या है, मान लीजिए अभी हम समझेंगे ये फॉर्मूला क्या है, पहले आप एग्जांपल समझिए। एग्जांपल ये है सर, मान लीजिए अप्रैल के मंथ में आपके पास डिपॉजिट आए 100 करोड़ रुपीस का, ठीक है, और आपका डिपॉजिट्स कितने आए 100 करोड़ रुपीस के, और आपने जितना बैंक का पैसा निकल गया, आउटफ्लो हो गया, वो था 120 करोड़ रुपए। तो बैंक का जितना विड्रॉल हुआ वो था 120 करोड़ रुपए। तो डिपॉजिट्स आए 100 करोड़ रुपए के, और जो लोग पैसा निकाल के ले गए, विड्रॉ करके ले गए अपना, वो था 120 करोड़ रुपए। यानी अगर नेट देखा जाए कि नेट कितना कैश आउटफ्लो हो गया है, बाहर निकल गया बैंक से, वो है 20 करोड़ रुपए का, है ना। तो 100 करोड़ आए और 120 करोड़ लोग निकाल कर ले गए, तो 20 करोड़ का नेट आउटफ्लो मतलब बाहर निकल गया पैसा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया, नेट आउटफ्लो क्या है। ठीक भाई, तो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो ये कहता है कि अगर 30 दिन के अंदर, 30 दिन का टाइम पीरियड देगा वो, और 30 दिन के अंदर, एक महीने यानी अप्रैल का मंथ 30 दिन का, मतलब लगभग एक मंथ में 30 दिन में आप अपना नेट कैश आउटफ्लो देखिए, यानी उस बैंक से कितना कैश आउटफ्लो हुआ है, और जितना भी कैश आउटफ्लो हुआ है अगले मंथ में, यानी अप्रैल के बाद आएगा मई मंथ में, आप क्या कीजिएगा, ये 20 करोड़ रुपए को आप अलग से रखेंगे इन कैश या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, जिसे हम बोलेंगे हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट। तो कैश और जीसेक को बोलते हैं हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट। तो लिक्विड कवरेज रेशियो है क्या, स्टॉक ऑफ हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय नेट कैश आउटफ्लो ओवर 30 डेज। तो 30 दिन के अंदर, 30 दिन के भीतर कितना आपका पैसा बाहर निकल गया है उस मंथ में, ऐसा कीजिए अगले मंथ में उतना ही पैसा आप हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट में रखिए, जैसे कि कैश और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रखिए, 100% से ज्यादा मेंटेन कीजिए। इसे बोलेंगे लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, क्योंकि लिक्विडिटी को हम कवर कर रहे हैं, कैसे कि आपका जितना नेट कैश आउटफ्लो हो गया है 30 दिनों के अंदर, अगले महीने आप क्या कीजिए, उसको कवर कीजिए पूरा का पूरा या उससे ज्यादा, मोर देन 100% या इक्वल टू 100% आपको हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट में उस पैसे को रखना पड़ेगा। यानी इस 20 करोड़ को बैंक को या तो कैश में या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रखना पड़ेगा, जो कि हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट है। आप कहेंगे सर एसएलआर में तो हम रखते थे, एसएलआर अगर 18.5% है एनडीटीए का, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी का, तो वो हम तो रखते थे, उसके बाहर इसको रखना है। तो हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट जो हैं, कैश और गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये जितना भी नेट काउस कैश आउटफ्लो हुआ है 30 दिनों के अंदर,
अगले मंथ बैंक को एसएलआर के बाद अलग से रखना है इतना पैसा कैश और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, और इसे बोलते हैं लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। समझ आई बात या नहीं आई? तो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो क्या है? हाईली लिक्विड एसेट हेल्ड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू मीट द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। ठीक है, LCR is designed to ensure that financial institutions have the necessary asset on hand to ride out short term liquidity disruptions। तो भैया 100 करोड़ का लोन, 100 करोड़ रुपए का डिपॉजिट हुआ और 120 करोड़ लोग विड्रॉ करके ले गए, यानी 20 करोड़ की लिक्विडिटी तो आपने बाहर निकाल दी ना। तो बैंक के पास कैश कभी कम ना पड़ जाए वापस करने के लिए, इसलिए आप क्या कीजिए, अगले मंथ में आप इतना रुपए हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट में रखिए, कैश या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। ठीक है, ये बात समझ में आई है नहीं? तो बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू होल्ड एन अमाउंट ऑफ हाईली लिक्विड कैश एसेट जैसे सच एज कैश, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इक्वल टू और ग्रेटर देन दियर नेट कैश आउटफ्लो ओवर 30-day टाइम पीरियड हैविंग एटलीस्ट 100% कवरेज। तो कम से कम 100% का कवरेज तो रखना ही रखना है। तो पिछले मंथ जितना नेट कैश आउटफ्लो हुआ है 100% तो रखना ही रखना है, उससे ज्यादा भी आप कैश या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में अगले मंथ आपको रखना ही पड़ेगा। नेट कैश आउटफ्लो, इसे बोलते हैं लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। दो रेशियो आपको मैं समझा चुका हूं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एंड लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। ये दोनों चीज समझ आई है नहीं है आपको? दोनों क्या बता रही हैं कि बैंक की हेल्थ कितनी बढ़िया है। अगर नेट कैश आउटफ्लो ज्यादा निकल जा रहा है तो अगले महीने अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो अगले बार में भी हो सकता है विड्रॉल बहुत ज्यादा हो जाए और बैंक विल नॉट बी एबल टू रीपे द डिपॉजिटर्स मनी। इस केस में क्या होगा, डिपॉजिटर्स क्या बोलेंगे कि बैंक सही काम नहीं कर रहा है, ये तो फेलियर का कारण है, हमारा पैसा हमको वापस नहीं कर पा रहा है डिमांड पे। डिमांड डिपॉजिट्स है ना, उनको डिमांड पे वापस करना है। तो ऐसे क्या हो सकता है कि स्पेकुलेशन भी फैल सकता है, गलत खबर भी फैल सकती है कि बैंक सही काम नहीं कर पा रहा है। तो बहुत लोग आके बैंक से अपना पैसा निकालने की कोशिश करेंगे, तो बैंक के पास उतना कैश होगा नहीं, तो बैंक फेल कर जाएगा। ये सब चीजें ना हो, बैंक की हेल्थ मेंटेन रहे, इसलिए ऐसी चीजें कर रहे हैं। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो निकाल रहे हैं कि जितना पैसा आपका बाहर निकल गया है पिछले महीने, अगले महीने आप मेंटेन कर लीजिए, ताकि अगले महीने अगर कुछ चीजें हुई तो आप उसको बैलेंस कर लेंगे। तीसरा है लेवरेज रेशियो। लेवरेज रेशियो क्या है कि आपके पास टोटल एसेट जितने हैं उसमें से टियर 1 कैपिटल आपके पास कितना है, इसे बोलेंगे लेवरेज रेशियो। जैसे कि मान लीजिए इसको उल्टा कर दीजिए आप, आई थिंक कि मैंने गलत लिख दिया। ये है टियर 1 कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। माफ कीजिएगा, यहां पर हमको आपके पास जितना भी टोटल एसेट है उसमें आपके पास परमानेंट कैपिटल कितनी है, टियर 1 कैपिटल कितनी है, उसको बोलेंगे लेवरेज रेशियो। तो समझिए आपके पास सेमी परमानेंट है, नॉन परमानेंट है, परमानेंट कैपिटल है, बहुत तरह के एसेट है आपके पास, टोटल एसेट है। उन एसेट में मैंने आपको दिखाया था एसेट साइड ऑफ द बैंक, उन एसेट में कितना ऐसा है जो परमानेंट कैपिटल है। अगर ये हमको पता चल जाता है तो हमें ये पता चल जाएगा कि बैंक की हेल्थ कैसी है। देखिए अगर आपका मान लीजिए टोटल एसेट 10 करोड़ है, उसमें केवल आपके 1 लाख रुपए आपका क्या है, परमानेंट कैपिटल है, बाकी आपके डिबेंचर्स हैं नॉन परमानेंट कैपिटल, और मान लीजिए सेमी परमानेंट कैपिटल है। लेकिन बाकी जो डिबेंचर्स है वो एक टाइम पीरियड के बाद आपको वापस करने हैं। तो कहने का मतलब अगर उस समय आपको वापस करने पड़ेंगे और आपका लोन जो रिस्क आपने लिया था वो वापस नहीं आया तो आप ट्रबल में हो जाएंगे। जितना ज्यादा आपका परमानेंट कैपिटल होगा, मान लीजिए 10 करोड़ में 9 करोड़ परमानेंट कैपिटल है, तो आपका लेवरेज रेशियो बहुत बढ़िया होगा, यानी आपकी बैंक की फेलियर के चांसेस कम होंगे, बैंक की हेल्थ अच्छी होगी, बैंक की स्ट्रेंथ अच्छी होगी। समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है, तो ये टोटल एसेट टियर 1 कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल एसेट होगा। जस्ट उल्टा लिख दिया हमने गलती से, हमें माफ कीजिएगा। ये कितना होना चाहिए, 3% होना चाहिए और मोर देन दैट, यानी अगर जितना भी आपका टोटल एसेट है उसका 3% कम से कम, यानी अगर 100 करोड़ का है अगर आपका टोटल एसेट, तो 3% यानी 3 करोड़ तो आपके पास परमानेंट कैपिटल होना ही चाहिए। उससे ज्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं। तो लेवरेज रेशियो क्या है, 3% के ऊपर होना चाहिए। और आपको मैंने बताया लिक्विडिटी कवरेज रेशियो 100% कवरेज रेशियो चाहिए मिनिमम, एटलीस्ट उसके ऊपर आप जा सकते हैं। उतना आपको 100% तो रखना ही, 20 करोड़ की जगह आप 50 करोड़ रख लीजिए पर ठीक है, लेकिन 20 करोड़ की जगह 10 करोड़ नहीं होना चाहिए। तो 3 रेशियो मैंने आपको आज समझाए हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो एंड लेवरेज रेशियो। ये तीनों आपको समझ में आए या नहीं, हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, आइए हम चीज समझ लेते हैं, थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा हम समझ लेते हैं कि फैक्चुअल डेटा क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए बेसल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग
जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, जिसमें 3 तरह के कैपिटल हैं, टीयर 1, टीयर 2 एंड एडिशनल टीयर 1। तो बेसल 3 चल रहा है इस समय, हम पढ़ेंगे बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 हम पूरा पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिएगा। बेसल 3 जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग टीयर 1 कैपिटल होना चाहिए 4.5%, 2% होनी चाहिए टीयर 2 कैपिटल, और एडिशनल टीयर 1 होनी चाहिए 1.5%। कहने का मतलब टोटल कितना होना चाहिए, 8% होना चाहिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, यानी जितना भी रिस्क लेंगे उसका 8% ये तीनों कैपिटल मिलाकर होनी चाहिए। समझ रहे हैं इस बात को? यानी CAR क्या था कि जितना भी रिस्क ले रहे हैं उसमें आपके पास कैपिटल कितनी है, तो जितना भी रिस्क ले रहे हैं उसका 8% क्या होना चाहिए, आपका टीयर 1 प्लस टीयर 2 प्लस एडिशनल टीयर 1 कैपिटल होनी चाहिए, जिसमें टीयर 1 कितना होना चाहिए, 4.5%। ऐसा नहीं है कि सब कुछ डिबेंचर में ही आपने रख दिया पूरा 8%, नहीं, टीयर 1 में आपको 4.5% रखना पड़ेगा, टीयर 2 में 2% और एडिशनल टीयर 1 में 1.5%। ये बेसल 3 के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। अगर RBI के अकॉर्डिंग देखें तो RBI कहता है 8% नहीं, आपको 9% का कैपिटल रखना है। कैसे? RBI कहता है जो टीयर 1 कैपिटल है आपको 5.5% मेंटेन करना है, और जो टीयर 2 है वो 2% कीजिए, और जो एडिशनल टीयर 1 है वो 1.5% कीजिए। यानी इन दो तो ठीक है, इसमें आप 1% का और रखिए, यानी 5.5% टीयर 1 परमानेंट कैपिटल रखिए। RBI ज्यादा सावधानी के लिए काम कर रहा है। 5.5% यानी हम बेसल नॉर्म जो है RBI के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे। तो बेसल नॉर्म 3 कहता है कि 8% होना चाहिए, लेकिन RBI कह रहा है 8 तो हम मेंटेन करेंगे, लेकिन हम 1% एक्स्ट्रा भी करेंगे, क्योंकि हम अपने बैंक्स को जानते हैं। तो 9% की बात कर रहा है, और RBI ये कह रहा है कि 9% तो ठीक है, उसके ऊपर 2.5% का कैपिटल कंजर्वेशन बफर भी रखेंगे, तो एक बफर भी मेंटेन करेंगे, CCB। तो आपको टोटल बैंकों को 11.5% जितना भी है वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। तो बेसल 3 के अकॉर्डिंग 8% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना है, लेकिन RBI के अकॉर्डिंग, हमारा तो रेगुलेटरी अथॉरिटी RBI है, जो वो कहेगा वो मानना पड़ेगा। RBI के अकॉर्डिंग हमको 9% जो ये एडिशनल टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 है ही है, प्लस 2.5% कंजर्वेशन कैपिटल बफर भी मेंटेन करना है, यानी टोटल 11.5% हमको मेंटेन करना है। समझ गए बात, इस बात को? तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आपको समझ में आ गया। लेवरेज रेशियो 3% होगा या उससे ज्यादा हो सकता है, और लिक्विडिटी कवरेज रेशियो 100% कवरेज होना चाहिए एटलीस्ट, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 100%। ये तीनों बात आपको समझ में आई या नहीं आई, ये हमको बताइए। ठीक है, तो आपका इतना क्लियर है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, लेवरेज रेशियो एंड लिक्विडिटी कवरेज रेशियो कंप्लीट है या नहीं? ये समझ में आएगा तो ही कल की क्लास में आपको ये समझ में आएगा कि बेसल 1 से हमने क्या अपग्रेड करके बेसल 2 बनाया और क्या अपग्रेड करके बेसल 3 बनाया। तो ये सब हम सब समझेंगे कल। आज आपको ये चीजें समझ में आई या नहीं आई, हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये मेरा चैनल है होप प्रशांत यादव। अगर वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और किसी की हेल्प जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मुझसे कनेक्ट होना है तो आप कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर। टेलीग्राम से हमारे जरूर जुड़िए, यहाँ पर क्विज स्टार्ट की है, जो मैं क्वेश्चंस बनाता हूँ, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, उन्हीं से मैं क्वेश्चन बनाकर आपको वहाँ पर देता हूँ। आप वहाँ से अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेक कीजिए और एक चैंपियन जरूर बनिए। सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।